सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और ये ही ना जाने कि बिजनेस क्या होता है, ऐसा हो सकता है क्या? तो बिजनेस मतलब बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें लोग अपने आप को इंगेज करके रखते हैं टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? यानी मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे लोग परफॉर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए। आई बात समझ में? अब आता है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, यानी पहला आता है इकोनॉमिक और दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की भी दो टाइप्स है, पहला है आपका इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। अब जब मैंने आपको अभी जस्ट बिजनेस की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने एक वर्ड यूज किया था इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक मतलब होता है एक ऐसा काम, यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसको परफॉर्म ही इसलिए करते हो ताकि आप बदले में पैसा कमा पाओ। ठीक है, जैसे कि आपके टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको हर महीने क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको अपनी मन की संतुष्टि के लिए, यानी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म किया जाता है। जैसे आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, ठीक है, आप अगर देश की सेवा करते हो तो वो भी क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर है? फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पहला आता है बिजनेस। ठीक है, यानी बिजनेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं अपन वो जान लेते हैं। तो पहला आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम बदले में क्या कमा पाए, पैसा कमा पाए। फिर बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो सामान है यानी गुड्स है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, या तो बनाया जाता है या तो प्रोक्योर किया जाता है। प्रोक्योर करना यानी आप कहीं और से लेके आ रहे हैं और कहीं और जाके उसे बेच रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो या तो सामान को प्रोड्यूस किया जा रहा है या तो प्रोक्योर किया जा रहा है। ठीक है, फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो आप सामान बना रहे हैं अपने बिजनेस में वो बस अपने तक ही नहीं रखना, सेल्फ कंजम्पशन नहीं करना, वो बेचना भी है। ठीक है, उसको एक्सचेंज भी करना है और बदले में पैसा भी कमाना है। फिर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी अगर आप महीने में एक बार काम करते हैं और बोलते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा, आपको बिजनेस रोज करना पड़ेगा, तभी जाके आप बिजनेसमैन कहलाओगे। ठीक है बच्चों, फिर प्रॉफिट अर्निंग, यानी अगर आप बिजनेस खोल के बैठे हुए हो तो फ्री में थोड़ी ना खोल के बैठे हुए, मुफ्त के लिए तो खोला नहीं है, तो आपको प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है। और याद रखिए बच्चों की जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो रीजनेबल अमाउंट का एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में मैं बस मात्र 1500 रुपए कमा रही हूँ महीने का, यानी 1500 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो 1500 रुपए आजकल के जमाने में क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसकी एटलीस्ट रीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, यानी रिस्क बना रहता है कि कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में बच्चों? अब हम पढ़ेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, सो प्रोफेशन के फीचर्स जान लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एक प्रोफेशन में क्या होता है कि जो आपकी एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी ऐसा नहीं है कि हर कोई घुस जाएगा उस प्रोफेशन में, ऐसा नहीं होता। एक प्रोफेशन में आने के लिए यानी प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, और अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हर कोई बन जाएगा प्रोफेशन और वो हर कोई घुस जाएगा प्रोफेशन में और बोलेगा कि हम तो प्रोफेशनल बन गए हैं। नहीं, ये जो एग्जामिनेशन रहता है वो टफ रहता है। ठीक है, और हर कोई इसे क्लियर नहीं कर पाता, जैसे कि CS, CA, डॉक्टर्स। आई बात समझ में? फिर आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब इस संस्था में ये जो एसोसिएशन होती है, इसमें जो लोग जुड़े रहते हैं वो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर कोई CA की इंस्टीट्यूट होगी तो उसमें सारे CA मेंबर्स ही होंगे, अगर कोई मेडिकल की इंस्टीट्यूट होगी तो उसमें सारे डॉक्टर्स ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी एक प्रोफेशन में आपको कैसे रहना है, क्या आपके एथिक्स होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही प्रिस्क्राइब रहते हैं, पहले से ही मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, यानी एक डॉक्टर को कैसी सर्विस देनी है, ठीक है, ये पहले ही उसे ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है। फिर रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ फीस। अब क्या होता है, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वही प्रोफेशन में क्या होता है, जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हो तो बदले में वो आपको क्या देके जाते हैं, आपकी प्रोफेशनल
फीस दे के जाते हैं और वही बन जाती है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ वर्क। अब जो आप काम कर रहे हो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे। एक जो डॉक्टर रहेगा वो कोई एडवोकेट की सर्विसेज तो देगा नहीं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही देगा अपने पेशेंट्स को। आई बात समझ में। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, यानी जब भी आप एम्प्लॉयमेंट में आते हो तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कि आप हमारे कंपनी में एक मेंबर बन गए हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो पहले क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, तो यहीं से बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। ठीक है, रिवॉर्ड इन सैलरी एंड वेजेस। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यानी जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हो तो जॉब वैसे ही मुफ्त में नहीं कर रहे हो, आपको हर महीने सैलरी मिलती है। ठीक है, सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं। फिर नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस और प्रोफेशन में क्या होता था कि हमें अपना कैपिटल लगाना पड़ता था, हमें अपनी लागत लगानी पड़ती थी अपना प्रोफेशन एंड बिजनेस खोलने के लिए, लेकिन वही एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं लगती। ठीक है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड, यानी आपको एक एम्प्लॉयमेंट में, आपको एक बिजनेस में कैसे डील करना है वो आपको ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट उसमें प्रिस्क्राइब रहता है, आपको वैसे ही डील करना रहता है। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड, जो भी आपकी जॉब के लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है आपके पास वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर किसी ने बीकॉम एमकॉम की हुई है तो वो जाके इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर सकता है। आई बात समझ में। फिर आता है, अब इतना सब पढ़ लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कोई भी बिजनेस जो खुल के बैठा हुआ है वो ऐसे ही फ्री में नहीं खुला हुआ है बच्चों, उसके भी अपने मोटिव्स होते हैं कि वो प्रॉफिट कमाए, वो सरवाइव करे और वो आगे एक्सपैंड करे, ग्रोथ करे। ठीक है, फिर आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब ऐसा नहीं है कि बस अपना ही स्वार्थ देखना है, लोगों के लिए भी यानी समाज के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं बिजनेस के, जैसे कि अपनी डीलिंग्स में फेयर रहना, प्रॉपर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं रीजनेबल क्वालिटी पे अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सब टाइप्स रहते हैं, एग्जांपल्स रहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, फिर ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो भी आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको भी आपको अच्छे से रखना है, उनको आपको अच्छा एनवायरनमेंट देना है ताकि वो भी सिक्योरिटी की फील करें। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज की क्या क्लासिफिकेशन होती है। तो बेसिकली 2 टाइप में क्लासिफाइड होता है, पहला है आपका इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री में भी 3 टाइप्स रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री डील करती है, रिलेट करती है रॉ मटेरियल से। ठीक है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें भी प्राइमरी इंडस्ट्री में भी 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन रहते हैं। पहला है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव आप सुन के ही समझ सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्शन से डील कर रहा है। ठीक है, यानी अब ऐसा कुछ हम कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्रॉ आउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम, तो वो आपके किस में आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा। और अगर आप लिविंग बींग्स का रियरिंग एंड ब्रीडिंग कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आएगा आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री डील करती है किससे, जब रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा है कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या बोलती है, जब आप रॉ मटेरियल्स को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को प्रॉपर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज आपकी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, जैसे शुगर केन से क्या बनाना, शुगर बनाना। ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किससे डील करती है, ये डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस वगैरह बनाना। फिर टर्शरी इंडस्ट्री डील करती है आपका ट्रांसपोर्टेशन से, और ये जो है ना सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सारे किसमें कवर हो जाते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री में ही कवर हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग वगैरह एक्सेट्रा, यानी ये जो टर्शरी इंडस्ट्री होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। अब पढ़ते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। अब कॉमर्स के भी मेजरली 2 टाइप्स रहते हैं, पहला है इंटरनल ट्रेड, यानी ट्रेड के 2 टाइप्स रहते हैं, दूसरा है एक्सटर्नल। ठीक है, अब नाम से ही समझ सकते हैं, इंटरनल मींस अंदर वाला, एक्सटर्नल यानी बाहर वाला। ठीक है, कितना इजी है यार। फिर इंटरनल ट्रेड के भी 2 टाइप्स रहते हैं, होलसेल, रिटेल। होलसेल यानी जब आप लमसम में सामान खरीदते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं, तो वो आता है आपका होलसेलिंग में। अगर आप स्मॉल लॉट्स में खरीदते हैं यानी सिंगल क्वांटिटीज में खरीदते हैं, तो आपका आता है वो रिटेल ट्रेड में। ठीक है, फिर वही आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में भी 3 टाइप्स रहते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। ठीक है, यानी अगर आप अपने देश से किसी और देश तक सामान पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो आता है एक्सपोर्टिंग में। अगर आप किसी और देश से परचेस करते हैं, बाय करते हैं,
तो वो आता है इंपोर्टिंग में। और एंट्री पोर्ट क्या बोलता है, यानी री एक्सपोर्टिंग क्या बोलता है कि अगर आप किसी और देश से सामान खरीद रहे हैं और उसमें अपनी प्रोसेसिंग ऐड करके किसी और देश को बेच रहे हैं, तो वो आता है आपका री एक्सपोर्टिंग में यानी एंट्री पोर्ट में। ठीक है बच्चों, आई बस समझ। फिर आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी ऐसी क्या एक्टिविटीज होती हैं जो ट्रेड को हेल्प करती हैं। यही सब किसमें कवर होता है, टर्शियरी इंडस्ट्री में भी कवर हो जाता है बच्चों। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी जब आप सामान बनाते हो तो उसको पहुंचाना भी तो है, तो ट्रांसपोर्टेशन में कवर होता है। बैंकिंग, अगर आपको अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो बैंक काम आता है फिर हमारे। इंश्योरेंस सामानों की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, वो आता है इंश्योरेंस में। वेयर हाउसिंग यानी सामान को सिर्फ बना के बेचना ही नहीं होता, उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना होता है, उसको स्टोर करना होता है, तो वो आता है आपका वेयर हाउसिंग में। एडवर्टाइजिंग यानी अपने सामान, जो आप सामान बना रहे हो, लोगों को सपना तो आएगा नहीं कि इसका इस चीज का बिजनेस है, तो उसको एडवर्टाइज भी तो करना होता है, तो वो आता है आपका एडवर्टाइजिंग। यानी ये सब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो टर्शियरी इंडस्ट्री में आती हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं, एड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट है हमारा बिजनेस रिस्क। ठीक है, रिस्क का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो प्रॉफिट भी हो जाएगा तो लॉस भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आई वो समझ में बच्चों। अब क्यों होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज यानी कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तय नहीं रहता है कि इस तारीख को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस की कुछ भी हो सकता है कभी भी। ठीक है, फिर एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी बिजनेस इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो रिस्क रहता है वो इन्वॉल्व ही रहता है हर बिजनेस में। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क, जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ा रिस्क। ठीक है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, और अगर आप रिस्क लेते हो तो इसके बदले में आपको प्रॉफिट भी मिलता है, यानी वो सुना हुई होगा आपने, रिस्क है तो इश्क है। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो उसके बदले में आपको फिर जो नेचर है यानी जो आपका अपना काम है वो प्रॉफिट भी रिवॉर्ड करता है। आई बात समझ में बच्चों। अब बात आती है कि रिस्क क्यों होता है, रिस्क यानी कैसे बनता है। तो नेचुरल कॉसेस से, यानी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है, फेमाइन आ गई, ड्रॉप आ गया, कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन कॉसेस यानी कभी कभी इंसानों की वजह से भी रिस्क आ जाता है। अगर आप केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो सब ह्यूमन कॉसेस की वजह से होगा। ठीक है, इकोनॉमिक कॉसेस यानी अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, अगर मार्केट में चेंज आ रहा है, अगर जो कंज्यूमर्स की जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, उनकी टेस्ट में अगर चेंज आ रहा है, तो वो सब आपका आता है इकोनॉमिक कॉसेस में। और अदर कॉसेस यानी अगर कुछ पॉलिटिकल कुछ रीजंस हैं, कुछ लीगल रीजंस हैं, तो वो सब आते हैं आपके अदर कॉसेस में। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ मिनटों के अंदर अंदर हमने ये चैप्टर मस्त एकदम मक्खन तरीके से कवर कर लिया है। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन की गई है वन शॉट वीडियो को, तब वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी रैपिड रिवीजन खत्म होती है फर्स्ट चैप्टर की। अब मिलेंगे हमारी सेकंड चैप्टर की रैपिड रिवीजन की सीरीज में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।